अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। पहली मर्तबा इंसान जब कोई काम करता है, पहली मर्तबा जब आप ये प्रोग्राम कर रही थी, पहली मर्तबा जब आपने साइकिल चलाना सीखी होगी, पहली मर्तबा जब आप स्कूल गए होंगे, पहली मर्तबा आपने कोई वीडियो बनाई होगी, पहली मर्तबा आपने कोई अगर पॉडकास्ट करते हैं तो पॉडकास्ट की होगी, पहली मर्तबा कोई तकरीर की होगी। वो पहली मर्तबा मोहब्बत नहीं लाया, मोहब्बत और पहली तनख्वाह। हाँ नहीं, असल में ये भी तो एफर्ट वाली बात करना चाह रहा था। तनख्वाह में तो खैर क्या एफर्ट तो मिलती है, आपको नौकरी जब मिलती है, पहली नौकरी जब लगती है और उसके बाद आपका पहला महीना खत्म होकर पहली तनख्वाह आती है, वो भी एक अलग दिन होता है। या पहली मोहब्बत, बिल्कुल बिल्कुल। पहला वर्कआउट जब आप कर रहे होते हैं, अगर आप कोशिश करें कि भाई वर्कआउट में कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, तो वो जो पहली मर्तबा जब आप वो काम करते हैं तो हमेशा उसमें गलतियाँ होंगी। हमेशा पहली मर्तबा है, कोशिश आपने पहली की है, वो पहला कदम, वो पहली कोशिश हमेशा गलतियों के साथ होगी। लेकिन अगर आप 100वीं मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो वो पहला कदम उठाना ज़रूरी है। उस पहले कदम की गलतियों से डर गए अगर आप उस पहले कदम की ही तरफ ना पहुंच सके तो 100वें कदम की तरफ आप नहीं जा सकेंगे। पहला मैच जब आप खेलेंगे तो हो सकता है उसमें अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, उसके अंदर बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी का 100वां मैच खेलना है तो आगाज़ तो उसी पहले मैच से होगा। तो वो जो पहला कदम है वो ज़रूर उठाइए। वो कदम उठाना ही इस बात की निशानदेही करता है कि आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। वही जज्बा आपको 100वें और फिर 1000वें तक लेकर जाएगा। ये थी कमाल की बात, पहली बात, पहली कमाल की बात। अभी तक पहले हम काम की बातें कर चुके हैं, अब पहली कमाल की बात थी। तो क्या हम सेगमेंट का नाम चेंज कर देते हैं? कमाल की बात यूँ कर देते हैं। इसमें कौन पूछेगा? मुझे बताएं। अगर मैं सेगमेंट का नाम चेंज करना चाहूँ तो है किसी में हिम्मत के मुझे कहे कि ना करो? नहीं, वजीर आजम का कैंडिडेट था भाई। अरे वजीर आजम का कैंडिडेट तो छोड़ ही दें, बस क्या बोलूं मैं ना ही। बस ये देखें, ये देखें निगरान टेक्नोक्रेट लिखा हुआ है। टेक्नोक्रेट और गैर मुतनाज़ा। मजाक किया? मैंने नहीं मजाक किया, ये नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर हो गई है मेरी। टेक्नोक्रेट और गैर मुतनाज़ा अफराद शामिल, निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। उसमें भी शामिल नहीं किया उन्होंने। मुझे क्या पता उसमें आपका नाम हो, अभी इन्फॉर्म करना हो उन्होंने। उम्मीद से रहे आप। पता नहीं। डॉक्टर शमशाद अख्तर को खजाना, जलील अब्बास जिलानी को खारजा और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान। कौन सी वो करेंगे पोर्टफोलियो? कोई भी दे दे, बगैर उसके भी तो पोर्टफोलियो के वजीर भी तो होते हैं। कुछ तो करते ही हैं वो। किसी ना किसी खाते में डालते हैं उनको। डाल दो, लेकिन आप क्लाइमेट में चले जाना। फिर मुझे इन 3 महीनों में क्लाइमेट में जो नागहानी होता हुआ तब्दीलियां आने लगी हैं, जो भी बारिशें बहुत हो रही हैं, मानसून चल रहा है, तो उन 3 महीनों में अवैस जो है वो क्लाइमेट का वजीर होगा निगरान काबीना में। कुछ भी आप मुझे किसी भी खाते में डाल दें, फिर मैं देखें आप कैसे कैसे खाते खोलता हूँ, फिर आप देखें। चले जी नाजरीन, हम देखते हैं, इंतजार करते हैं। हो सकता है आज कॉल आ जाए। टेक्नोक्रेट तरीन जो है निगरान वजीर का एजाज मिलेगा मुझे। हाँ, टेक्नोक्रेट तरीन। और हो सकता है नाजरीन, हो सकता है कि कल अवैस ना हो और कॉल इनको आ जाए कि आप काबीना का हिस्सा सर आएँ, तो फिर कल आपको यहाँ पे मेरी इजारादारी नजर आएगी। और अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर यही आपको नजर आएंगे इधर। चले फिलहाल आपको अब लेके चलते हैं, 60 सेकंड दिखाते हैं। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 60,839 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। निगरान काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल, जलील अब्बास को खारजा और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान। रानीपुर में 10 साला मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद और हलाकत का मरकजी मुलज़म असद शाह गिरफ्तार। नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मुफाद कौंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वर्ल्ड कप 2023 फोकस था लेकिन टीम में जगह नहीं बनती। वहाब रियाज ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आबदीदा हो गए। बहरा ओकियानूस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से मुतअद्दिद अफराद हलाक। म्यांमार में कीमती पत्थर की कान पर मट्टी का तोता गिरने से 32 कारकुन हलाक। दुनिया की 1/4 आबादी को इस वक्त पानी की शदीद कमी का सामना। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी जेलों में इंतहा की गर्मी से कैदियों में खुदकुशी की शरह बढ़ गई। जी, ये थी 60 सेकेंड न्यूज़।
और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले वहाब रियाज साहब की बात कर लें। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है वहाब रियाज साहब। और वहाब रियाज साहब निगरान वज़ीर खेल थे, वो हैं, अभी भी हैं, वो तो निगरानी चलेगी। अब आप ये कर लें वहाब भाई, अब हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग की दुनिया थी क्रिकेट की, उसमें 2 W's थे, वसीम और वकार, और उसके बाद तीसरा जो W आया था वो वहाब आया था। और ये तीनों कमाल के बॉलर रहे। और वहाब रियाज ने बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 237 विकेटें हासिल की और अपने प्रोफेशनल कैरियर के दौरान उन्होंने कुल 1104 विकेटें हासिल की। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने किया और कहा कि जी वो अब फ्रेंचाइज क्रिकेट पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे, यानी कि लीग्स, जी लीग्स वगैरह वो खेलते रहेंगे। तो वैसे भी PSL की अगर बात की जाए तो PSL में सबसे ज़्यादा विकेटें उन्होंने लिए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान किया उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर। और क्रिकेट बोर्ड अपने एक्स अकाउंट जो है, ट्विटर, अच्छा ट्विटर नहीं है अब एक्स है वो भाई, अब वो कहानी गुजर गई, ट्विटर इट्स गॉन, एलॉन मस्क हैज चेंज्ड एवरीथिंग, बिल्कुल एक्स। मैं कहती हूँ भाई निगरान काबीना में इसको भी शामिल करें। इसको निगरान वज़ीर आज़म भी तो आया था ना बाहर से। इस बंदे का अपना जो वर्थ है वो पाकिस्तान के बजट से सबसे ज्यादा है, इसीलिए कह रही हूँ इसको शामिल करें और इसको कहें भाई तू 4 आइडियाज दे दे, 4 आइडियाज सिर्फ। हाँ। इस मुल्क में तब्दीली लाने। लेकिन अगर वो आइडिया ट्विटर जैसा हुआ तो फिर बैकफायर ही ना तो क्या पता नहीं। अब ट्विटर में वैसे डेफिनेटली एंगेजमेंट तो बढ़ी तो है। जब वो कहते थे ना कि वो वर्ड लिमिट बढ़ा देगा, तो लोग कहेंगे उसका एसेंस खत्म हो जाएगा। मैं भी कहती थी कि भाई उसका जो मेन फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा, कि आपने कम से कम वर्ड्स में उसको फिल करना है। लेकिन चल रहा है भाई, तबाकुन चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर बहरहाल हम वहाब रियाज की बात कर रहे थे। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, कोचिंग स्टाफ का, साथी खिलाड़ियों का, मद्दाहों का, सपोर्ट करने वाले हर एक शख्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उनका मज़ीद कहना यह था कि गुज़िश्ता 2 सालों से मैं रिटायरमेंट के बारे में गौर कर रहा था और 2023 में मेरा आइडिया था कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट हासिल कर लूँ, लेकिन अब मैंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान जब किया है तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और अपने मुल्क की मैंने बहुत खिदमत की है। बात बिल्कुल सही है वहाब साहब, हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। और कौन एग्री ना करे, क्यों एग्री ना करे। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। और अब जो है वो देखते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो क्या करते हैं। अच्छा, मुझे 15 साल का करियर था इनका, 15 साल तक इन्होंने क्रिकेट खेली, लॉन्ग करियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाब रियाज साहब की कल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इसमें ये बाकायदा तौर पर इतना रोए, इस शॉट में तो खैर ये नहीं रोए, लेकिन ये बाकायदा तौर पर ऐसा रोए कि मुझे थोड़ी देर के लिए, मैंने वो क्लिप जब देखी, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी थी, तो जब मैंने वो क्लिप देखी तो मुझे ऐसा लगा कोई PTI का लीडर PTI छोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर आप इधर उधर निकल जाती हैं। नहीं, वो तो मुझे याद आ गई ना, फिर मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आया नहीं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये अलग ये तो वहाब रियाज हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, T20 फॉर्मेट में 400 से ज़्यादा विकेटें लेने वाले ये पहले पाकिस्तानी बॉलर हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है इनका। और 27 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले, 83 विकेट्स इन्होंने हासिल की। एक रोज़ा मैचों में 91 एक रोज़ा मैच खेले, उसमें 120, और 36 T20 इंटरनेशनल मैचों में इन्होंने 34 विकेटें हासिल की। और वर्ल्ड कप 2015 का स्पेल इनका सबको याद रखा जाएगा, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को जीत के करीब कर दिया था। लेकिन खैर पाकिस्तान की फील्डिंग जो थी बस वो ऐसी थी कि छोड़ दें जी, कोई बस उसकी बात ना करें। तो बस ये एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, और आवाज़ इनकी भर्रा गई थी, आंखें नम हो गई थी। एक सहाफ़ी ने सियासत में आने या कोचिंग में जाने के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी कोचिंग मेरी तरजीह है, और ये अच्छी बात है कि आप कोचिंग अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा होगा, बिल्कुल। क्योंकि मोहम्मद अकरम भी पाकिस्तान के एक बॉलर जिनका इन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो भी कोचिंग की उन्होंने और बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल इनके करियर में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल। अच्छा, अब जाहिर है ये क्रिकेट की फील्ड से हीरो हैं, एक और हीरोइन, बल्कि 2 हीरोइनों की हम आपको ज़रा बात बताते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है, अजीब सी खबर है, समझ में नहीं आती। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं, हम कहते कभी कभार कुछ चीज़ों को कि वो हमें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन उनमें दिलचस्पी हमारी जो है वो ज़रा बढ़ जाती है। अदाकारा है जी मिन्सा मलिक, उन्होंने साथी अदाकारा अलीज़े शाह के ख़िलाफ़ तशद्दुद की FIR जो है वो दर्ज करा दी है।
और मिन्सा मलिक ने इस्लामाबाद के विमेन पुलिस स्टेशन में दी गई दरख्वास्त जो है उसमें इल्ज़ाम लगाया है कि अलीज़े शाह ने 15 अगस्त को ड्रामे की शूटिंग के दौरान उनके ऊपर जलता हुआ सिगरेट जो था वो फेंका और बिल्कुल संगीन नताइज की धमकियां उनको दी। अल्लाह अकबर। तो उनका थोड़ा सा टेम्परामेंट का इशू भी इस बात से अब नजर आया, जो कि अकॉर्डिंग टू एक्यूजेशन तो है, एलिगेशन है, लेकिन वो प्रूफ होगी ज़ाहिर कोर्ट में। अच्छा, मिन्सा मलिक ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीज़े शाह ने मुझे जूतों से भी मारा है और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, और उन्होंने अलीज़े शाह पर मनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि जी मनशियात के नशे में वो थी उस वक्त जब वो मेरे साथ हाई थी। उन्होंने ये बात की बिल्कुल कि वो हाई थी जब उन्होंने मेरे साथ ये सारा काम किया, वो जहनी तौर पर उस वक्त फुली फंक्शनल नहीं थी। और मिन्सा मलिक ने अपनी शिकायत में मजीद कहा कि अलीज़े शाह मुझसे पेशावराना तौर पर हसद करती है। इससे पहले भी इसकी जो नाजेबा वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, कुछ इस किस्म की बात भी उन्होंने की। फिर उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि इससे कबल भी एक प्रोडक्शन हाउस ने अलीज़े शाह के परेशान कुन रवैये की वजह से एक ड्रामे की शूटिंग रोक दी थी और अलीज़े के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। तो ये जो है मामलात अब इल्ज़ामात तो आ गए। माजी में भी इनके मुख्तलिफ तनाज़ात आते रहे हैं अलीज़े शाह के। टेम्पर का इशू रहा है, सामने गाड़ी में वो सिगरेट पीते हुए एक वीडियो थी वो वायरल हुई थी जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। और एक TV प्रोग्राम में यासिर नवाज़ ने अलीज़े शाह के साथ काम करने के तजर्बे को बड़ा खौफनाक तजर्बा करार दिया था। फिर बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर अदाकारा से माफ़ी मांग ली थी, लेकिन ये बयान मुझे याद है फिर नवंबर में 2021 में नवीद रज़ा अदाकार हैं, उन्होंने भी एहसन खान के शो में इस मामले पर बात करते हुए दावा किया था कि अलीज़े शाह ने यासिर नवाज़ और हुमायूं सईद के साथ बड़ा बुरा सलूक किया था। और देखें, कम उम्री में अलीज़े शाह ने शोबिज़ इंडस्ट्री में मकबूलियत हासिल की, बड़ी टैलेंटेड अदाकारा हैं, कम उम्री में उन्होंने जो है वो ये मकबूलियत हासिल कर ली। लेकिन वही बात है कि कभी कभी कम सर पे चढ़ जाती है फेम, होता है, बिल्कुल फेम सर पे चढ़ जाता है। और अच्छा, अलीज़े शाह ने फिर ज़ाहिर है शोबिज़ इंडस्ट्री में मकबूलियत हासिल करने के उनके मकबूल ड्रामे जो हैं उनमें ISPR के तहत बनने वाले ड्रामे भी शामिल हैं। ऐद वफ़ा समेत इश्क तमाशा सा शामिल है, फिर दिल मोम का दिया शामिल हैं। तो अच्छे खासे इन्होंने ड्रामे किए हैं और अच्छे ड्रामे किए हैं, ये नहीं कि कोई स्टोरी उनकी हल्की थी या कुछ, अच्छे ड्रामे किए हैं। लेकिन अब ये तनाज़ा शुरू हो गया है, अब इस पे देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, क्या FIR पे मजीद कर दोनों साइड्स का वर्जन आया, फिर पुलिस फैसला करेगी, पता चलेगा कि भाई मामला है क्या। कभी कभार ये भी होता है कि आप दूसरी पार्टी अगले से रब्ता कर लेती है, सेटलमेंट हो जाती है, FIR वगैरह वापस हो जाती है। तो अब देखना है कि इस पे मुकदमा चलता है या ये FIR खत्म हो जाती है, कोई पार्टीज की सेटलमेंट हो जाए। अपना फेंकिएगा मेरे ऊपर कभी ये जलती हुई कॉफी से मग फेंक दिया, ठंडी हो गई कुछ भाई गुस्सा आ गया। चलो भाई, मैं अभी फिर जाऊंगा पुलिस के पास। शिफा यूसुफजई, उन्होंने मुझ पर जलती हुई कॉफ़ी चाय फेंकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। ब्राज़ील के मशहूर फुटबॉलर नीमार बड़ा कल से छाए हैं ये भी। ओ भाई, नीमार ने कर दिया है सबको बीमार, क्योंकि अब वो चले गए हैं सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल, उसके साथ मुआहदा हो गया है और बड़ी ज़बरदस्त तफसीलात हैं। शहजादों जैसी मरात मिल रही हैं उनको। सऊदी अरब के जो ये क्लब है उसके साथ 2 साल तक ये खेलेंगे। हर हफ्ते का मुआवजा $25 लाख मिलेगा। मैं प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ आज। 2 साल तक खेलेंगे जी। पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनता है हर हफ्ते का। हर हफ्ते 70 करोड़ रुपए। मजमूई तौर पर उन्हें पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 94 अरब रुपए मिलेंगे। उसके अलावा 3 लग्जरी कारें मिलेंगी, तकरीबन $5 लाख की वो कीमत लगा लें। फिर नीमार के साथ आने वाले जो अफराद हैं उनको 4 मर्सिडीज़ वैगन्स और एक मर्सिडीज़ वैन दी जाएगी और उन सबको 24 घंटे ड्राइवर की सहूलत मैसर होगी। और अल हिलाल क्लब ने उन्हें एक शानदार घर भी दिया है जिसमें 5 मुलाजिमीन हर वक्त मौजूद होंगे। 25 कमरे हैं उस घर के, एक स्विमिंग पूल है, उसके साथ साथ नीमार को एक प्राइवेट जेट भी दिया जाएगा। जब वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसका बिल भी क्लब अदा करेगा। जी, ये है मामला। नीमार कैसा है? सोच रही हूँ क्या नीमार की असिस्टेंट बन जाऊं, खेलों की तरफ खेल ही लेती। खेल तो आप रही हैं इस वक्त, कौम से तो खेल रही हैं आप। नहीं, मैं क्या कौम से खेल रही हूँ, ये तो हमारे साथ खुद खिलवाड़ होता रहता है, लेकिन मैं ही खेल लेती। आज नीमार को अगर ये बात इस लेवल तक वो पहुंचा है तो वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था, वो जो पहला कदम जो उसने लिया होगा
पहली मर्तबा जब उसने फुटबॉल को उठाया होगा और उसके साथ खेलना शुरू किया होगा और उसके बाद उसने कितनी मेहनत की और पहला मैच में कितना नर्वस होगा वो। आज हमने ये तो बता दिया कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए वो कमा रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसकी जो कोशिश है, उसकी प्रैक्टिस है। हाँ अच्छा, पश्तो में इस तरह की कोई खबर आपको आती है ना, मतलब ऐसी कोई बड़ी खबर जो आपको हैरान भी कर दे और हल्का सा परेशान भी कर दे और आप जरा शशदर रह जाए, तो क्या कहते हैं, दगा दगा भाई भाई? नहीं दगा दगा भाई, हाँ वो भी कह सकते हैं आप, लेकिन हम कहते हैं जालिम बचिया। जालिम बचिया मतलब जालिम का बच्चा। जालिम का बच्चा मतलब ये लग गई है हमारे दिलों को ये बात, तो इसमें बड़ा एक खास एक्सप्रेशन आता है जालिम बचिया। ये अप्रिसिएशन में कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब तुमने ऐसी जबरदस्त काम किया है, जालिम के बच्चे हो तुम। तो वो ये बेसिकली आता है, लेकिन जाहिर है हर लैंग्वेज में कुछ एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं। जिस तरह खामखा आओगे तुम, खामखा आओगे, पठान अगर कहेगा खामखा तुम आओगे तो वो अगला पूछेगा कि नहीं यार मैं खामखा क्यों आऊंगा, मेरे साथ हुआ ये, मेरे साथ हुआ ये। मुझे एक शख्स ने कहा कि आप हमारे घर आए, मैंने कहा जी जी जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। आप खामखा आए, मैंने कहा नहीं खामखा क्यों आऊंगा, मैं किसी काम से आऊंगा। कहते नहीं नहीं खामखा आया। फिर मुझे बाद में पता आया कि भाई पश्तो में खामखा का मतलब है लाजमी, लाजमी आए, खामखा आओगे तुम लाजमी। परेशान, मैंने कहा खामखा क्यों आओगे, और उर्दू में ये है कि क्यों ऐਵੇਂ ही आऊंगा मैं। तो ये जरा होता है, थोड़ी सी हमें लैंग्वेजेस अपनी समझनी चाहिए वैसे। हाँ, बिल्कुल। एक दूसरी लैंग्वेज जो है उसके साथ थोड़ा सा हमारे साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये आज मैं अमीरी वाली खबरें लेकर आया हूँ। अच्छा, एक दिन में 39 अरब डॉलर कमाकर एशिया का ये 5वां अमीर तरीन शख्स बन गया। एक शख्स वियतनाम से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है फैम नैट योंग, और एक दिन में 39 अरब डॉलर कमाया उसने। एशिया का 5वां अमीर तरीन शख्स ये बन गया है। उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी है वन फास्ट ऑटो। उसके शेयर्स की कीमतों में अमरीकी स्टॉक मार्केट में डेब्यू जब हुआ तो 250%, 255% इजाफा हुआ। 15 अगस्त को वन फास्ट ऑटो ने अमरीकी स्टॉक मार्केट में कदम रखा। पहले दिन उसके शेयर्स की कीमत $37 पर बंद हुई है, और इस आगाज़ के बाद जो ये फैम नैट योंग है उनकी दौलत में नुमाया इजाफा हुआ। पहले दौलत थी इनकी $5 अरब, अब 44.5 अरब डॉलर तक इनकी दौलत पहुंच गए जी। वो कंपनी है इनकी वन ग्रुप, ये बेसिकली वन ग्रुप है, उसके वो चेयरमैन है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ उनका रियल स्टेट, रिटेल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर के शोबों में भी बड़ी सरमायाकारी है उनकी। और उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 4 गुना इजाफे से 85 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। बेहतरीन, देखें आप, ये होता है काम, मेहनत। ये कोई चैनल वैनल नहीं खोल रहा, तो खोल तो रहा है, मैं इसका मीडिया एडवाइजर बन जाऊंगा जाके। हाँ ये भी है, बिल्कुल। इसको प्रमोट करें पूरे एशिया में। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, पहले एशिया में इसकी प्रमोशन हो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक रीजन उसका जो है वो आइडेंटिफाई करें और लेके जाएं। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए बिल्कुल। वियतनाम का अमीर तरीन शख्स है ये बंदा, और अब एशिया का 5वां अमीर तरीन शख्स बन गया। हर साल 3 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो तैयार करती है इसकी कंपनी। और अमेरिका में भी अब ये मुतारिफ करवाया जा रहा है, और फैक्ट्री तामीर कर रहे हैं ये वहाँ पर जी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक खतरनाक खबर अमेरिका से आई है, वहाँ पर भी बड़े अमीर तरीन, जल्दी जल्दी बता दें। हाँ, वो अमेरिका से खबर ये आई है कि अमेरिकी रियासत हवाई में माहौलियाती तब्दीलियों के सबब तबाहकुन आग का सामना जो है वो कर रहे हैं। वहाँ पर लोग हवाई जिसको कहते हैं कि हवाई के जंगलात हैं, उनमें लगने वाली आग को तारीख की बदतरीन आग करार दिया जा रहा है। और इसमें अब तक क्या नुकसान हुआ है, अब तक 93 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और आग की तस्दीक जो है वो जाहिर है की गई। फिर उसमें रेस्क्यू टीमें और उनके जो कुत्ते हैं वो लोगों की तलाश करने में लग गए। फिर आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ियाँ भी पिघल चुकी हैं, और इस तबाही से कई अरब डॉलर का नुकसान जो है वो उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हवाई के गवर्नर जो हैं जॉश ग्रीन, उन्होंने खबरदार किया कि मजीद लाशें भी मिल रही हैं, हलाकतों की तादाद में भी मजीद इजाफा हो रहा है। खदशा है इस चीज़ का। तो जलती हुई आग इतनी तेज़ है कि मीलों दूर से उसे देखा जा सकता है। तो अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह रहम करे। शदीद वहाँ पे ये क्राइसिस डेवलप हुआ है इस वक्त। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ज़रा हॉकी की बात करते हैं, और एक साहब हमारे पास मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा मैं कुछ जनरल नॉलेज के सवालात कर लेता हूं, देखता हूं कि उनकी मालूमात कितनी है हॉकी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए, पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता है? 4 दफ़ा। हैं? कितनी दफ़ा जीता है? 4 मरतबा। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चैंपियंस ट्रॉफी जो होती है हॉकी का बड़ा टूर्नामेंट है, वो पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा जीता है? वो 3 दफ़ा।
3 दफ़ा जीता है, ये जवाब भी बिल्कुल सही दिया आपने, गुड, सही बताया आपको। अच्छा, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स कितनी दफ़ा जीते हैं पाकिस्तान? 8 दफ़ा। 8 दफ़ा जीते हैं, वेरी गुड। अच्छा, ओलंपिक्स में कितनी मरतबा पाकिस्तान गोल्ड पर आया है? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा आया। ये सारी मालूमात आपको क्यों है भाई, कैसे हासिल है, ये लोग सोच रहे होंगे। हाँ। अब इसकी वजह ये है कि ये जो साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये पाकिस्तान की हॉकी टीम के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी, और ये वो खिलाड़ी हैं कि जिन्हें एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। अब्दुल हन्नान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हन्नान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Thank you। आपने इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड हासिल किया, पाकिस्तान की कौमी टीम में आप खेलते हैं और पाकिस्तान की कौम का सर आपने फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब ये- लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि हॉकी हॉकी का हाल जो है वो बेचारा जरा लोग नहीं मखदूश सा है। जाते, लोग नहीं जाते और लोग नहीं जानते। जानते भी नहीं है, दोनों जाते भी चीज़ें। नहीं है, बिल्कुल। और हम भी उनके बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहते क्योंकि लोग ही नहीं जाते, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हनान, आप कैसे, मतलब क्या आपने ऐसा किया कि आप इमर्जिंग प्लेयर के लिस्ट में आए और फिर जाहिर है आप फाइनल हुए और आपको ये अवार्ड मिला? कौन होता है इमर्जिंग प्लेयर? नहीं, स्टार्टिंग इस तरह थी कि स्कूल लाइफ से ही उससे पहले हॉकी स्टार्ट की हुई थी। एक पैशन था, मेरी फैमिली जो सी थी वो हॉकी खेलती थी, बस फिर उसी से बचपन से हॉकी खेलने स्टार्ट कर दिया। फिर कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद जब कॉलेज में गया तो बस पंजाब की तरफ से पहली दफ़ा जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी 2019 में, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो पाकिस्तान के अंदर जूनियर चैम्पियनशिप का बेस्ट प्लेयर हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू हो गई और मैं नेशनल कैंप में चला गया जूनियर के। फिर 2021 के एंड से फिर मैं कंटिन्यू सीनियर और जूनियर दोनों टीम के साथ हूँ। अच्छा, तो देखें आप, और आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। 18 कितने साल की से उम्र खेल रहे में। हैं? मैं तकरीबन 2.5 साल हो गए मुझे नेशनल सही। टीम से। नेशनल नहीं, टीम। अदर पूरा शुरू हॉकी। कब? हाँ, नहीं, वो तो मैं बचपन से जब 4-5 साल का था तब से तब खेल से रहा हूँ हॉकी उठा ली थी। हाँ तो जी। फैमिली में कौन कौन खेलता है हॉकी? मेरे दादा से अफजल मन्ना, वो सिल्वर मेडलिस्ट थे ओलंपिक। माशाल्लाह। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे जो से दादा के भाई और चचा, बाबा, ताया, हाँ। फिर मेरे कजन्स, वो सारे फिर इस तरह जर्नी मारी। हॉकी फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे तो- वाले साहब भी खेलते थे हॉकी, अच्छा, बड़ी अच्छा। शदीद हॉकी खेलते थे। उनकी टांगें आज भी जवाब देती है कि हॉकी खेलते थे, वो जो स्टिक लगती है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी मैंने भी कि खेली है थोड़ी बहुत। लेकिन एक वक्त था कि पाकिस्तान में हॉकी का फीवर होता था, लोगों जी, को हॉकी इसी बहुत तरह। ज्यादा खेली जाती थी। उसकी क्या वजह है? ये आपसे मेरा सवाल है। बस वो फीवर उतर गया। कोई बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन तो उस वक्त भी नहीं थी, कमर्शलाइजेशन नहीं थी, लेकिन लेकिन वो एक हर घर से एक आदमी, कोई ना कोई शख्स होता था जो हॉकी में तो होता ये था। बताए ना, ये बताए ना क्या वजह थी? एक तो ये कि हॉकी का जो ड्रॉबैक काफ़ी ज़्यादा है, पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा आ गया, बिकॉज के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के वो बंद हो गए हैं। अब तकरीबन 2.5-3 लाख बंदा बेरोज़गार हो गया सिर्फ पंजाब के अंदर, हाँ। जिसके अंदर ओलंपियंस भी हैं, जो ओलंपिक्स खेल के आया हुआ है, जो पाकिस्तान को जिसने सर्व किया, अपनी सारी जवानी दी है स्पोर्ट्स को। अगर आप उसको इस एज पे आके 30-35 साल की उम्र में उसको आप जॉब से फारिग कर दें, हाँ। तो फिर एक जो यंग बच्चा है वो क्यों आके इस स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्पॉन्सर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, हाँ। क्योंकि एक तो क्रिकेट इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हर ओवर के बाद वहाँ पर ऐड आता है, तो कमर्शलाइजेशन चलती है। बिल्कुल। हॉकी के अंदर इस तरह नहीं होता, हॉकी के अंदर सिर्फ 3 ब्रेक्स होंगे और वो भी सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का होता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर एड्स की जो ब्रॉडकास्टिंग में ब्रॉडकास्टिंग ads की कमी है, की वो लेकिन कमी वैसे भी है। स्पॉन्सर्स की कमी स्पॉन्सर है। की कमी इसलिए है क्योंकि हम ना हॉकी का एक प्रॉपर चीज़ नहीं है, यहाँ तो ये इसको फुली प्राइवेटाइज कर दिया जाए, यहाँ पर इसको फुली गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया जाए। ये दोनों 50-50 चल रहा है। अब कभी गवर्नमेंट पकड़ लेती है एक टूर्नामेंट के लिए, कभी एक प्राइवेट स्पॉन्सर आ जाता है। एक पूरा प्लान नहीं है कि 4-5 साल का प्लान हो या एक पूरा स्ट्रक्चर बने, तो वो अगर कैरी ऑन रहे तो फिर हॉकी की जो सी। तो आपने जब हॉकी खेलना शुरू की तो आपके जहन में ये नहीं था कि हॉकी पता नहीं इतना कमर्शियल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मकबूलियत भी इतनी नहीं है, बट स्टिल आपने कहा कि नहीं हॉकी? मकबूलियत की बात तो है थोड़ी सी, लेकिन ये बात जो सी पैसे वाली है ये इतनी बुरी नहीं है जितनी कि ये बताई जाती अच्छा, है लोगों अच्छा, को। हाँ, इसलिए नहीं है क्योंकि देखें इतना भी बुरा हाल नहीं है। जिस तरह के फॉरेन लीग्स वगैरह हैं वो भी प्लेयर्स को मिलती हॉकी हैं, में। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको लीग्स मिलती हैं, वो बाहर जाकर खेल सकते हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी जो सी डेली अलाउंसेस वगैरह है, और जो डिपार्टमेंट्स, अगर डिपार्टमेंट्स इसके अंदर वापस आ जाएं तो हॉकी के अंदर और कोई बेहतरी इतना हो इशू नहीं, जाएगी। काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो अच्छे प्लेयर्स उनको पिक कर लेती है। जो जूनियर लेवल की चैंपियनशिप्स होंगी उनमें जूनियर ले लेगी, सीनियर में सीनियर। अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है तो कैंप्स वगैरह नहीं लगेंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होगा, तो प्लेयर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि वो किस तरह अपना जो उनसे घर का गुजारा करे। लेकिन अगर प्रॉपर डिपार्टमेंट्स चल जाएंगे तो इतना खास कोई इशू नहीं है। तो मतलब पैसे का मसला इतना नहीं है? इतना नहीं है, लेकिन हाँ, है भी ज़रा है, कि लेकिन- क्योंकि देखिए ना, जिस तरह
अब ना अगर हॉकी के जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे, तो जिस तरह पीसीबी है वो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी पहले था, लेकिन फंड्स की जो कमी अदम जो सी काफ़ी ज़्यादा कमी होगी फंड्स की, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पोर्ट्स को। गवर्नमेंट की सपोर्ट के अलावा ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो सी ये स्पोर्ट्स है वो वापस जो से बाउंस बैक करे, नहीं तो इस तरह फ्लोज ही आते रहेंगे, कभी एक आधा टूर्नामेंट हम अच्छा खेल लेंगे फिर नीचे, फिर इस तरह एक प्लानिंग चाहिए। एक राइवलरी होती थी ना पाकिस्तान और इंडिया की, वो राइवलरी ऐसी थी कि लोग उस मैच का इंतज़ार करते थे कि भाई शहबाज सीनियर खेल रहे हैं या इस्लाउद्दीन खेल रहा है या शहनाज शेख खेल रहे हैं, और वो जो स्प्रिंट लगा रहे हैं अपने गोल से दूसरे के गोल तक और जाके गोल मार रहे हैं, वो राइवलरी जो है वो हमेशा रहती है। अब वो राइवलरी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हम हारे तो इसमें इंडिया से ही हारे, लेकिन वो राइवलरी कितनी है अब? राइवलरी जो सी है वो बिल्कुल सेम है, जिस तरह के कोई भी उसमें प्रेशर जो सा मैच प्रेशर होता है वो एक और ही होता है, और जो उस मैच की प्रैक्टिस है या एक जो बंदा थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है। लेकिन बात यह है कि इंडिया जो सी है ना 2008 के ओलंपिक से बाहर हुई थी, फिर उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया और उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की। उन्होंने अपने टारगेट सेट किए कि यार अगला ओलंपिक हमने सिर्फ क्वालिफाई करना, हमने जीतने की तैयारी नहीं है। उन्होंने फिर क्वालिफाई किया, फिर अगला ये था कि उन्होंने 2016 के ओलंपिक में प्लान था हम टॉप 8 में आएंगे। फिर 2020 का ओलंपिक उनका टारगेट था कि हाँ यार ये हम पोडियम में आ सकते हैं, और वो उन्होंने करके दिखाया। 2020 के जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1.5 से 2 अरब उनका सालाना बजट है इंडियन रुपीस का, जो पाकिस्तान का 3-4 अरब रुपये बनता है। अगर वो सिर्फ स्पोर्ट्स का ये है, और ये सिर्फ एक जो सा उनकी स्टेट है वो देती है, जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं वो अलग है उनके, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। उनका जो सारा सिस्टम है, कोचिंग पैनल्स और जो फिजिकल ट्रेनर है उनके, वीडियो टेक्नीशियंस जितने भी हैं वो सारे फॉरेन हैं। अच्छा, हम कितनी तैयारी करते हैं? मिसाल के तौर पे ओलंपिक्स आना होता है, एक खास उसकी टाइम होता है, डेट होती है, वो अनाउंस भी हो जाती है कि यार अब 5 साल बाद या 3 साल जो भी है वो ये टूर्नामेंट आना है, ओलंपिक्स आने हैं, उसके लिए हम पहले से क्या तैयारी करते हैं? हमारे वो लास्ट मोमेंट चेंजेस ही हो रहे होते हैं? नहीं, एक सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इसके अंदर किसी तो अभी होता क्या है? मिसाल के तौर पे जो पिछला ओलंपिक्स गुजरा, उसमें लोगों ने बड़ा कहा कि इतनी देर पहले नहीं लगते। बेसिकली ये हॉकी ऐसी गेम है कि हमें ना सारा साल ये टीम के साथ रहना चाहिए। ये जिस तरह इंडिया या बाकी जो टीम्स हैं वो इसी तरह ही है कि उनके हर 2 से 3 मंथ बाद फॉरेन टूर होना चाहिए। अगर कोई टूर्नामेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, उनकी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए किसी भी कंट्री के साथ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपका कंटिन्यू जो कैंप्स हैं वो अपने जो कंट्री में वो लगे रहने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। कुछ देर पहले इस तरह आया था, तकरीबन 1.5 साल पहले आया था कि हम जो सा प्रॉपर थ्रू आउट कैंप में रहते थे, लेकिन हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि फंड्स की जो सी बहुत ज़्यादा कमी है। अब एक कैंप लगाने के लिए महीने का ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ चाहिए होगा। अगर आप फेडरेशन के पास वो ही नहीं, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करेगी तो फेडरेशन कहाँ से वो पे कर सकती? फहद साहब है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फहद साहब, क्या कहेंगे? हॉकी के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं अब्दुल हनान शाहिद को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और दूसरा हॉकी हमारा कौमी खेल है और जिस तरह से इसको नज़रअंदाज किया गया बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। तो जैसे कौम नजरअंदाज हो रही है वैसे कौमी खेल नजरअंदाज हो रहा है। और क्या, आप तो कैसे कह रहे हैं जैसे आज तक कुछ हुआ ही गलत नहीं है हमारे साथ। सही है। हमारा कौमी खेल है और उसको इस तरह से देख के बड़ा दुख होता है इंसान को। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे थोड़ी सी नजरसानी करें और प्लेयर्स को मुआवनत वगैरह करें उनकी, ताकि वो इंटरनेशनल और उनको इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस आए, इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। थैंक यू फहद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी जो हॉकी की तरफ रग़बत है वो शुरू हो गई बचपन से ही, फैमिली इन्फ्लुएंस था, लेकिन किस प्लेयर को आप ज़्यादा स्टडी करते हैं या कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर रहा है, कौन इंस्पिरेशन है? जब मैं बचपन में देखता था तो एक प्लेयर था जर्मनी का, फ्लोरियन फुट्स। अच्छा। उसको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर होता था क्योंकि वो मैं जब थोड़ा मीन्स कि एक यंग एज में था, 13-14 साल का था, तो मुझे ना लगता था कि यार मेरा स्टाइल जो मैं इसको फॉलो करना चाहता था। फिर उसको मैंने, कौन सी पोजीशन पे खेलता था? वो भी स्ट्राइकर खेलता था। फिर उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया, तो वो जो सा था एक इंस्पिरेशन था। लेकिन इस टाइम जो सा एक इंडियन प्लेयर है मनदीप सिंह, बिल्कुल, इस वक्त जो सा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट प्लेयर है। जी बिल्कुल। तो वो जो सा है उसको मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ उससे। वो भी स्ट्राइकर है, वो भी सेंटर स्ट्राइकर खेलता है। वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो सा ना टॉप स्ट्राइकर है इस वक्त वर्ल्ड में, वो जा रहा है। ज़बरदस्त, उसको आप फॉलो करते हैं। हम देखते थे तो उस वक्त बोवलैंडर होता था एक, बोवलैंडर बड़ा ज़बरदस्त पेनल्टी कॉर्नर मारता था,
और हम जब अपने कॉलेज में होते थे तो जो हमें कोई गोरा नजर आता था ना, हम कहते थे बस ये बॉलैंडर ही जा रहा है, बस इतना ज़्यादा वो मकबूल खिलाड़ी था। और फिर उसके बाद हमारे वो आए थे सोहेल अब्बास, उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर्स का रिकॉर्ड जो बनाया दुनिया में, वो कमाल आज तक मौजूद है। कॉलर है एक और हमारे साथ, तारिक। अस्सलाम वालेकुम, सरगोदा से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब क्या फरमाएंगे? जी मैं ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान का जो माजी जो है पास से बहुत जबरदस्त रहा है हॉकी के लिए, तो अब हम फ्यूचर में क्या ऐसे इकदाम उठाएं कि हॉकी जो है वो पाकिस्तान का फिर एक से जो कौमी खेल है वो दोबारा। आप बताएं क्या इकदाम उठाने चाहिए? जी मेरे ख्याल में तो इस तरह ये अब्दुल हन्नान साहब ने बात की है कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर जो है वो तलाश करने चाहिए और नौजवानों को जो है इस बारे में आगे करना चाहिए। पैसा डालें किसी भी चीज में, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जी ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू। तो आपकी क्या शेड्यूलिंग रहती है, कितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस और फोकस और कितना वक्त लगाते हैं आप? जब नेशनल कैंप्स लग जाते हैं तो तब तो हम बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है हमारा। मींस के सुबह मॉर्निंग सेशन होता है, फिर शाम को इवनिंग सेशन होता है, बीच में जो सा हमारा आफ्टरनून में होता है उसके अंदर मीटिंग होएगी। अगर मीटिंग नहीं होगी तो यहाँ पूल सेशन या फिर डिनर के बाद हमारी मीटिंग होगी। तो वो जो कैंप के अंदर स्केड्यूल है वो तो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। लेकिन जो आम रूटीन में है वो मीन्स कि जब हम अपने घरों में चले जाते हैं फिर भी इस तरह ही है कि दो टाइम हमने ट्रेनिंग सेशंस करनी होती है अपने होम ग्राउंड में, एक सुबह और एक शाम को। तो बस इसी तरह इसी काम में ज़्यादा बिजी। और लड़के आ रहे हैं नर्सरी आगे है काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स की, लेकिन बात यह है कि प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जब देखते हैं कि जो इस वक्त नेशनल टीम के प्लेयर हैं जो ओलंपियन रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी 10-10 साल सर्व किया, अगर वो जॉबलेस हो गए हैं इस पोजीशन पे आके, तो फिर अगर हम अगर अपना गोल्डन जो टाइम है वो 10 साल 5 साल जितना भी हम नेशनल टीम को सर्व कर सकते हैं वो हम कर दें, उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या है। ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है सबके लिए, रिस्क भी है। और वो सोचते हैं कि घर वाले भी फिर रोकते हैं क्योंकि गरीब बच्चा जब घर से निकलेगा ना, उसके माँ बाप की सिर्फ यही एक ख्वाहिश होती है कि यार इसको जॉब मिल जाए, हमारे घर रोजगार आता है। जब रोजगार आ जाएगा ना तो फिर वो माँ बाप अपने बच्चों को कोई नहीं पूछते यार तू घर ना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस वो उनके आ रहा है कि घर सुकून में होते हैं कि बच्चा हमारा एक राइट ट्रैक पे है, हमारा घर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो देखेंगे कि हमारा जो 5-7 साल बाद या अभी भी स्टार्टिंग के अंदर भी पे नहीं आएगी घर पे, वो खर्चा नहीं चलेगा, तो फिर जाहिर बात है क्यों कोई माँ या कोई अपना बाप जो। लेकिन जब आप जैसे खिलाड़ी जाते हैं नेशनल टीम में और फिर इमर्जिंग प्लेयर का जो जीतते भी हैं खिताब, मतलब पाकिस्तान पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है, विच इज अ सेटबैक पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो एजाज जीतते हैं। ये कैसी फीलिंग थी, कैसा मोमेंट था? जी इसके अंदर हुआ ये था कि ना कोरिया, जापान और पाकिस्तान, हम तीनों के जो उनसे पॉइंट्स थे वो सेम थे, लेकिन गोल डिफरेंस के ऊपर हम बाहर हो गए थे। इसके अंदर ये होता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी थी प्लेयर्स के अंदर, तकरीबन 3 से 4 प्लेयर्स थे जिनका ये डेब्यू था। और हॉकी जो सी वैसी गेम है कि उसके अंदर 18 के 18 प्लेयर जो थे ना वो सेम होने चाहिए। अब उसके अंदर थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी थी कि प्लेयर्स जो से हमारे यंग थे। ऑलमोस्ट हमारी जो सी ये टीम है इसके अंदर 12 प्लेयर ऐसे हैं जो कि हम जूनियर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, जो कि 2023 के दिसंबर में है। सही। तो वो एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम जूनियर वर्ल्ड कप के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हमने हासिल किया। अब आगे एशियन गेम्स है, तो ये दो हम जब इंटरनेशनल सीनियर टूर्नामेंट्स खेलेंगे और हम जब जूनियर में जाएंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीनियर से जब आप जूनियर में जाओ तो थोड़ी टीम्स सीनियर है वो कम मिलती है। लेकिन इमर्जिंग प्लेयर आप जब सिलेक्ट हुए उस वक्त की फीलिंग क्या थी, वो क्या था? जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जितने टॉप लेवल्स प्लेयर आप खेल रहे हैं इस वक्त, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, जो कि टॉप 10 में आते हैं, उनके खिलाफ खेलना फिर उनमें से सिलेक्ट होना ये एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। लेकिन ये जो तमाम क्रेडिट टीम को जाता है। हाँ, क्योंकि जो ये हॉकी जो सी ट्रूली जो सी टीम स्पोर्ट्स है, इसके अंदर ये एक इंडिविजुअल जो है बहुत अगर मून होता है कि जनाब को एक बंदा बॉल एक अकेला रन डाउन कर ले बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो कुछ हो जाए, नहीं तो ये प्रॉपरली जो सी टीम गेम है। तो अब तो इस तरह प्लेयर्स की जेलसी वगैरह तो नहीं ज़्यादा नहीं, प्लेयर्स के अंदर तो नहीं इस तरह का भी कुछ होता। प्लेयर्स आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाले हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे रहना, यूनिटी है काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स में। तो लीगों से ऑफर आ गई अब? लीग्स में खेलता भी रहा हूँ, तकरीबन मैंने 2-3-4 सीज़न खेले हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो लीग्स तो लेकिन ये होता है कि जब हम पाकिस्तान टीम के साथ हैं, जब हमारा स्केड्यूल नेशनल टीम के साथ नेशनल कॉज में फिर तो हम रिफ्यूज़ कर देते हैं लीग। जब हम फ्री होते हैं तो फिर हम इसको ज्वाइन करते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हैं। और जब आप बिल्कुल बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे ना, भूल मत जाना दोस्त। नहीं देख लो बस, ये याद रखना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 15 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में 37 रुपये इजाफा हुआ है। 37 से 40 का है, आप पूरी बात बताएं। 40 रुपये इजाफा हुआ है। बिल्कुल, डीजल की कीमत में 40 रुपये इजाफा हुआ है। लेकिन ऐसे में एक शख्सियत सामने आई जिन्होंने 14 अगस्त पर बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन की, और वो शख्सियत थे जी साबिक मेंबर कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख। उन्होंने कहा कि जी आप मेरे पास आएँ, मोटरसाइकिल पर लगाएं पाकिस्तान का झंडा, रक्शे पर लगाएं पाकिस्तान का झंडा, और 5 लीटर पेट्रोल हर एक को मुफ्त दिया। बड़ा ज़बरदस्त कमाल काम किया सर। हमारे साथ मौजूद है जी कैसर अहमद साहब, मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर कौमी असम्बली। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी वालेकुम सलाम। अब ठीक ठाक है जी। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने वक्त निकाला, और बहुत शुक्रिया आपने पेट्रोल बांटा। ये आइडिया कैसे आया सर? ये पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं, को आज पहली बार नहीं किया। मैं योम आज़ादी, देखिए मुल्क का यह जो खुशी है ना, मैंने बाहर के मुल्कों में देखा है, वो अपने मुल्क का जब कौमी दिन होता है उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो हमें ये सबसे खुशी का दिन है, ठीक है। बाकी त्यौहार भी होते हैं, लेकिन ये मुल्क की जो जोश खरोश लोगों में होता है और जो जज्बा होता है, उसको और उजागर करने के लिए यंगस्टर्स को मैं पिछले 10 साल से ये कहता हूँ कि आईएम जो भी लेना चाहे। इस बार ज़रा कवरेज ज़्यादा किया आपने, तो इसलिए पता लगा, लेकिन ये रेगुलर है हमारा फीचर, और लोगों को पता है, बच्चों को पता है। तो ये कितने लीटर इस मरतबा पेट्रोल बांटा गया टोटल? देखो, ये हज़ारों की तादाद में आते हैं लोग, हर देहात से, हर जगह से, हर बच्चा। देखो, ये जिस गरीब कोई ख़ानदान का यंगस्टर्स है, उसी पर पुराना मोटरसाइकिल है, वो पड़ा हुआ है घर में, बाहर नहीं निकल सकता, अगर उसको पेट्रोल मिल जाएगा 4-5 दिन वो एफर्ट कर लेगा, रोज़गार कमा लेगा, उसके पीछे लगेगा। और रक्शे वाले को भी देते हैं। एक दिन हमने पूरे ज़िले के रक्शे वाले जो है उनको दिया है पेट्रोल, और दूसरे दिन हम 14 अगस्त को हमने मोटरसाइकिल वालों को दिया। और मैं समझता हूँ कि 20 घंटे का ये कंटिन्यूड जलसा था। पाकिस्तान की तारीख में शायद 20 घंटे का कोई और जलसा नहीं होता होगा। सुबह 9 बजे 14 अगस्त को मोटरसाइकिल वालों को मैंने खुद अपने हाथ से देना शुरू किया, और दूसरे दिन 5 बजे तक लोग थे वहाँ पे, सुबह 5 बजे फजर के पे। तो इसमें कोई कैद नहीं होती कि सिर्फ वो नून लीग का सपोर्टर ही हो? नहीं, इसका नून ये तो योम आज़ादी है, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिकल बात ही नहीं है, नारा ही नहीं होता पॉलिटिकल कोई भी, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान योम आज़ादी जिंदाबाद। और जो पाकिस्तान की बात, और मैं पूरा सबको मोटिवेट करता हूँ, बच्चे जो है बड़ी खुशी मनाते हैं ना पाकिस्तान के लिए, जो खरोश है। और हमने पता नहीं क्यों इसको इतना ज़्यादा, जितना हमें बलबले से करना चाहिए तो हम मना रहे हैं, मनाना चाहिए और ज़्यादा, हर एक जगह पे ऐसा होना चाहिए। और जो पैसे वाले लोग हैं, जब इतनी गुर्बत है आजकल और लोग पिंच महसूस कर रहे हैं, तो छोटी सी भी अगर किसी को सहूलत मिल जाती है, लोग ये भी सवाल करते हैं कि शेख साहब ऐसा काम कर रहे हैं। वो तो शेखों के बारे में तो वैसे जो हम पठानों के बारे में या सरदारों के बारे में मजाक मशहूर है, शेखों के बारे में भी है कि वही कंजूसी दिखाते हैं। तो आपने शेख होते हुए आतिम ताई की कमर पे लात मारी है। वो लेकिन शेख जो है ना जी, ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर आप हमारे एक चिन्योट में ही आ जाए तो देखिए, पूरे पंजाब में फास्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस है आईटी का, या लाहौर में है। और मैं क्योंकि 35 साल से इसके बोर्ड पे हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने ज़मीन दी है वहाँ पे, और फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का दूसरा कैंपस चिन्योट में बनाया, अरबों रुपए उस पर लगाए हैं। ये है तो जी, उसमें बच्चे जो निकल रहे हैं ना, जो बच्चा निकलता है उसको फौरी तौर पे 4 साल का कोर्स है, और उसको लाखों रुपए ऑफर हो रहे हैं। आईटी की जो इस वक्त ज़रूरत है, तो और वाहिद कैंपस है पूरे पाकिस्तान में
जिसमें हमने हॉस्टल बनाए हैं, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग, और हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। मेमन कम्युनिटी तकरीबन कितना खर्चा होता है इस एक्सरसाइज पे, इस साल कितना हुआ? मेमन कम्युनिटी का कुछ कह रहे थे वो, एक मिनट सर पहले बोल ले, मेमन कम्युनिटी का कुछ कह रहे थे जरा। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेमन कम्युनिटी में यही है, जो हमारे बिजनेस के लोग हैं ना वो रफा पे खर्च करते हैं। चिन्योट शेख बिरादरी के लोग हैं, मेमन कम्युनिटी के हैं, बोरी। टोटल कितना खर्चा हुआ आपका इस एक्सरसाइज पर? और करना चाहिए लोगों में सिलसिले में। देखिए ये खर्चा एग्जैक्ट तो क्या, देखिए ना पेट्रोल का रेट ही मैंने पुराने रेट पे लिया तो कल ही रेट बढ़ गया, तो खर्चा तो नीचे ऊपर होता रहता है, लेकिन वो यही कोई तकरीबन 1 करोड़ से कम ही है। जी हाँ, नहीं 1 करोड़ से कम खर्चा। कैसर साहब बहुत शुक्रिया, जबरदस्त आपने काम किया तकरीबन, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह अच्छे काम करने की तौफीक देता रहे, और हम आपसे फिर रब्ता रखेंगे, पेट्रोल लेने आएंगे आपके पास। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ये जो सड़कें हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं ये बनाई जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए। अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप सड़कें और ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यूज़ करेंगे। लेकिन ये मामला कहने में इतना आसान है, ख़वातीन के लिए ये मामला इतना आसान नहीं है। और पाकिस्तान में अगर कोई सर्वे किया जाए तो मेरा अपना मानना ये है कि शायद तकरीबन 99% ख़वातीन ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि सड़क पर चलते हुए उन्हें हरासगी का सामना करना पड़ा होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी उन्हें हरासगी का सामना करना पड़ा होगा। ये वाक़यात ख़वातीन के साथ होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे काउंटर किया जाए और क्या किया जा रहा है, और अगर कभी इस तरह का कोई वाक़या हो तो लड़की को क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है साइकोलॉजिकली तो उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन कैसे वो अपने आप को इस तरह के वाक़यात से प्रोटेक्ट कर सकती है, बचा सकती है, इस मौजू पर हमने आज गुफ्तगू करनी है। आपकी फ़ोन कॉल्स भी शामिल करेंगे, फ़ोन लाइन जो है वो हमारी ऑन कर दीजिए ताकि हमें कॉल्स आ सकें, और अगर आपके साथ कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है तो आप हमें बताएं कि आपने क्या किया। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सईदा तस्मीरा साहिबा मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और इस पर हम बात करेंगे कि मेंटली कितना ये एक डिस्टर्बिंग मामला होता है। और नौशेरवान अली साहब मौजूद हैं जो कि DPO सदर इस्लामाबाद है। अस्सलाम वालेकुम जी, दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये वाक़यात होते तो हैं, हम सबको पता है जी, कितने वाक़यात होते हैं? पहले मैं आपसे, आपकी इंटरेक्शन ख़वातीन से ज़ाहिर है होती रहती है, कितना आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा हम कह सकते हैं कि 99% या 100% ख़वातीन के साथ ये मामला होते हैं? बिल्कुल, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, 99 नहीं 100% ख़वातीन के साथ। मतलब देयर इज़ नॉट अ फीमेल जो आपसे ये कहे हु हैज़ नेवर एक्सपीरियंस। डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वर्बल हो गई, फिजिकल हो गई, इमोशनल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्म किसी फीमेल ने एक्सपीरियंस ना की हो हमारे मुल्क में। कोई बचा हुआ नहीं, कोई बचा हुआ नहीं। और इसमें एज ग्रुप भी कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि जवान लड़की है, बच्ची है, या दरमियानी उम्र की खातून है, या बुजुर्ग है, या उसने ये पहना हुआ है या वो नहीं पहना हुआ है, या वो इस तरह से हैं, कुछ नथिंग। बस एक जिंदा औरत होनी चाहिए। बस एक इस पे भी मैं कहूँगी बिल्कुल जिंदा औरत नहीं, बस औरत होनी चाहिए। इतनी शर्म और इतने कंसर्न का मकाम है कि बस एक औरत होनी चाहिए। सही है। अब ये ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स माशरे के एक जनरल है। बिल्कुल। और अब नौशेरवान साहब, पुलिस के पास कितना आता है ये मामला? देखिए हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं आता है, लेकिन इसमें मैं आपके शो के तवस्सुत से एक चीज़ शेयर करूँगा कि जहाँ भी किसी भी विक्टिम को हरासमेंट का सामना हो वो बिल्कुल रिपोर्ट करे। रिपोर्ट करने से एक तो ये होता है कि जो कोई प्रॉबेबल या प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स होते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है, उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। सेकेंडली ये कि हर हरासमेंट की कंप्लेन को पुलिस सीरियसली लेती है और उसके ऊपर एक्शन लेती है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, एक्सेस पुलिस की बड़ी इजी और बड़ी ओपन है आजकल सबके लिए,
तो अगर कहीं भी इस किस्म का कोई इंसिडेंट होता है उस पर हम लोग फौरी एक्शन लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और हमारी ट्रांसपोर्ट में मेरा ख्याल है जो इस्लामाबाद की हद तक ट्रांसपोर्ट है या जो अब पब्लिक की नई मेट्रोज और ये सर्विसेज शुरू हुई हैं उनमें लिखा भी हुआ है, एक नंबर है ट्रांसपोर्ट में बाकायदा तौर पे, हेल्पलाइन है, आप उस पर फ़ौरन भी फ़ोन कर सकते हैं। वो नंबर ज़रा मैं टीम को चाहूँगी कि मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें, मुझे याद है 101 समथिंग, लेकिन 4 डिजिट्स का नंबर है, वो ज़रा थोड़ा सा कंफर्म कर दें तो हम नाज़रीन को अभी बता देते हैं। अच्छा, अब ये जो वाक़यात होते हैं तो अगर किसी लड़की के साथ या खातून के साथ ये वाक़या पेश आता है कि अगर कुछ सड़क पर चलते हुए किसी ने हाथ लगा दिया, टच किया, या पीछे उसके कोई आदमी चल पड़ा खामखा बगैर कुछ कहे, साइकोलॉजिकली कितना डैमेजिंग होता है पहली मरतबा अगर किसी के साथ ये वाक़या हो? देखिए, साइकोलॉजिकली डिफरेंट लेवल्स पे होता है। अगर तो ये ट्रॉमा की फॉर्म इख्तियार कर गया है तो कुछ भी हो सकता है। ट्रॉमा के बाद या तो ये हो सकता है कि OCD की शक्ल इख्तियार कर जाए, यानी कि इतनी घिन आ रही हो उस टच से, वो टच आधे सेकंड का था लेकिन उसके बाद जो है समझिए हाथ पे टच हो गया, सो द पेशेंट विल कीप ऑन वॉशिंग हर हैंड्स, धोती रहेंगी, घंटों निकलेंगी नहीं या नहाती रहेंगी इस तरह से, लेकिन कभी भी एक अच्छी फीलिंग अपनी ही बॉडी पार्ट से नहीं आ रही होगी। OCD के अलावा सिलेक्टिव मेमोरी लॉस भी होता है। अगर कोई ट्रॉमा इतना शदीद हो कि आपको इतना इनसिक्योर फील हुआ हो किसी लम्हे में, तो उसके बाद वो वाक़या और उसके साथ जुड़े हुए वाक़यात या उससे कुछ सिमिलर यादें वो मेमोरी से वॉश ऑफ हो जाती हैं और वो याद नहीं आती हैं, और कब आके वापस अटैक करती हैं, जब आप कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। सोशल फियर वगैरह भी होता है? जी बिल्कुल होता है। सोशल एंजाइटी हो जाती है, क्यों नहीं होती। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इस्टीम, हर चीज़ पे अटैक करती है ये चीज़, और आप बहुत से कदम नहीं उठा पाते जो आपने जनरली उठाना होता है। मसलन आपने घर से बाहर निकलना है, इंटरव्यू देने जाना है, या और बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें बच्चियों के साथ, पढ़ने के लिए जाना है, आके बच्चियां ये कह देंगी कि कल से मैंने नहीं जाना कॉलेज या समथिंग, और वो क्यों नहीं जाना और वो हो रहा है और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहा कि बता पा रही हैं, उसके पीछे ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। एक और मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करना चाहूंगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर मैं रोकता हूं ताकि इस इंटरेस्टिंग पॉइंट का हम कॉलर है हमारे साथ, कॉलर भी हैं, और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि खवातीन के लिए जो हुकूक खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हेल्पलाइन है जो इस्लामाबाद की बसेज में और मेट्रोज में कम से कम आपको नजर आएगी, वो है 1043, और कराची, लाहौर, बाकी जो शहर है उनके अंदर हेल्पलाइन, हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। माहम हो सकता है वो वैसे उधर भी, वो भी हम बताएंगे। जी माहम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा डेली बेसिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना जाना होता है, तो आज के जैसे वाक़यात बढ़ गए हैं हरासमेंट के, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पैदा होता है। मुझे 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि अब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कहीं मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए। तो आज का हमारा माहौल काफ़ी डेंजरस टाइप। कभी आपके साथ खुदा न खास्ता हुआ है ऐसा कुछ? मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन बात जाते हुए लोग देखते बहुत हैं। हाँ सही, ये भी इज अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट कि खामखा आप वो एक अनकंफर्टेबल, अनडिजायर्ड, वांटेड स्टेयर जो है वो फेस करते हैं। आपने अपने लिए मेजर्स क्या तय किए हैं? कुछ सोचा है कि कभी खुदा ना खास्ता अगर किसी ने कुछ कहने की कोशिश की या पीछा किया या हाथ लगाने की कोशिश की तो आप क्या करेंगी? मैंने ये सोचा हुआ है कि मेंटली मैं प्रिपेयर होकर जाती हूँ कि अगर किसी ने कुछ इस तरह का करना चाहे तो मुझे रिएक्ट वहीं पर फौरन करना होगा, खुद को बचाना होगा। सही, अल्लाह करे कि ना आपको कभी इस सिचुएशन का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया माहम। आप दोनों से भी हम चाहेंगे कि जो रिएक्ट करना है औरत ने, हम तो हो जाते हैं खामोश। मुझे एक बुजुर्ग खातून ने बताया, उनके बाल सफेद थे, बाजार में वो फिर रही थी या चल रही थी, उनको किसी ने हाथ लगाया तो, और वो बंदा फिर उनके पीछे चल पड़ा, और वो आ रहा है और वो देख रहा है कि बाल सफेद है उस औरत के, बिल्कुल सारा सर चिट्टा जिसको कहते हैं, और वो हाथ लगा रहे। तो हमने उनसे पूछा कि आपने नहीं कुछ कहा कि मतलब आपने कोई शोर मचा देती, आप तो बुजुर्ग है, आदमी आ जाते इतने तो कर ही देते हैं मदद। उन्होंने कहा कि मैं क्या, अब क्या मैं खामोश, खामखा बस मैं चल पड़ी, मेरा अपना काम था, बस मैं जा रही थी। मैंने कहा आपके पास जो केसेस आते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं जितने, वो हम क्या करना चाहते हैं कि उसमें भी अलग अलग एज ग्रुप्स, कोई भी बुजुर्ग खातून कुछ भी आता है? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो हरासमेंट है इसका शिकार एक पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। लेकिन मैं ये एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दोबारा कहूँगा कि जिस तरह मैडम ने कहा कि अगर कोई जो विक्टिम होता है वो उसके बाद उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट करेंगे उस पर पुलिस बिल्कुल एक्शन लेती है। अब हम लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस में ये किया है कि हमारा एक इमरजेंसी यूनिट है, डॉल्फिन इमरजेंसी यूनिट के नाम से, उसके अंदर भी फीमेल ऑफिसर्स हैं ताकि फीमेल से बात करने में कंफर्टेबल फील करें। रिसेंटली हमारी एक रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें हमारे आईजी डॉक्टर अकबर नासिर खान ने स्पेसिफिकली मेक श्योर किया कि खवातीन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हो। अब 208 खवातीन रिसेंट रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने किए हैं, और उसका मकसद क्या है? मकसद ये है, देखें, खवातीन पुलिस ऑफिसर्स जब नज़र आएंगी
रोड पे, बाइक इनकरेज होंगी ना दूसरी तो ख़वातीन के आगे बात इनकरेज होंगी। इसके अलावा हमारा एंटी राइट यूनिट बन रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जो कि 500 ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। उसके अंदर सिर्फ फीमेल्स होंगी और उनको लीड भी फीमेल 50 ASIs करेंगी। अब मेरे पास जिस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, जिस तरह अब आपने एक बुजुर्ग खातून का जिक्र किया, मैं हमेशा से ये कहूँगा कि कोई विक्टिम जब भी उसको हरासमेंट का सामना हो, पहले तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे। बाज़ औक़ात उसी वक्त उसी मौके पर रिएक्ट करना सेफ नहीं होता, लेकिन आप कोई ना कोई ऐसी उसमें या कोई रिकॉर्डिंग कर लें या किसी ऐसी जगह से गुजर जाएं या उस बंदे की कोई निशानी याद रख लें और हमें बताएं। मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा कि एक इसी तरह ऊबर में एक फीमेल पैसेंजर ट्रैवल कर रही थी और उनको भी बाद में फिर मैसेजेस आए, लेकिन शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और किसी तरह ड्राइवर की पिक्चर भी ले ली। हमने उसको विद इन अ डे हमने उस बंदे को पकड़ा, प्रोसीड किया उसके अगेंस्ट एज पर लॉ, और वो खातून का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। शी वॉज अ स्टूडेंट। उन्होंने जाके बाकी स्टूडेंट्स को भी बताया कि पुलिस रिएक्ट करती है, पुलिस आपकी मदद करेगी। बिल्कुल रिएक्ट करें ख़वातीन, बिल्कुल रिपोर्ट करें। जितनी वो रिपोर्टिंग करेंगी उससे ना सिर्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और बाकी लोगों के अंदर भी एक डेटरेंस पैदा होगी कि ये हरासमेंट नहीं करनी चाहिए। इस पे एक कानूनन भी ये जुर्म है और इखलाकी और मॉरली और एथिकली भी ये गलत चीज़ है। सही। अच्छा, हमारा एक सर्वे जिसके बात कर रहे थे वो हमने अपने सोशल मीडिया पर डाला है। उसमें सवाल ये है कि क्या आपके साथ कभी इस तरह की हरासगी का सामना आपको करना पड़ा है? तो आप वहाँ पर जाकर उसका जवाब दे सकते हैं और आप बताएं कि आप कितने जो लोग हैं उनके साथ ये वाक़यात हुए हैं। तो हम ज़रा इस सवाल के और सर्वे के रिजल्ट जो हैं वो हम आपके सामने देंगे। तो ये स्क्रीन पर सवाल आ रहे हैं, आप इनके जवाब हमारे सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। बिल्कुल। तो सीधा साहिबा, अब रिएक्ट कैसे करना है? औरत हो जाती है खामोश और उसके वजूहात हैं दो। एक ये है कि वो कहती है शायद मैं ठीक नहीं हूँ, कपड़े बाल वाल खुला है, दुपट्टा सर पे नहीं है या कुछ इस तरह का, खुद को ब्लेम करेगी, या वो कहेगी कि मैं घर में भी नहीं बता सकती, घर में बताऊंगी तो अब्बू कहेंगे कि कल से बाहर मत निकलो। तो क्या करे औरत, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या करे, और फिर बाद में उससे निकलने के लिए क्या करे ट्रॉमा से? मैं एक तो इसको रिएक्शन नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी रिस्पॉन्ड करना। एक एक्शन हुआ है, रिस्पॉन्ड करना ही करना है। एंड आई सेकंड टू नौशेरवान साहब कि येस दिस नीड्स टू बी डन, इसलिए क्योंकि अगर आपको नफसियाती तौर पे सिर्फ इतना ही पता हो ना कि आप कहीं जा सकते हैं अपनी प्ली लेके, उसमें ही काफ़ी साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है कि नहीं, आई एम नॉट अलोन। फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन हो जाती है कि बताया तो या तो सेल्फ ब्लेम कि आप निकले क्यों थे, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, या कोई ना कोई। लेकिन अगर कोई सुनने वाला होता है कि नहीं आपके साथ हुआ है और उसको पकड़ा जाएगा, तो ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत सपोर्ट करता है। इसके अलावा आई डोंट नो लॉ में इसकी कितनी गुंजाइश है, बट येस आजकल पेपर स्प्रे, टेजर, आई डोंट नो ये कितने अलाउड हैं, बट पेपर स्प्रे इज अ मस्ट। अलाउड है? अभी तक कोई इस तरह की कोई हमारे पास लीगल प्रोविजन नहीं है कि हम किसी को रोकें पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने से। लेकिन जो टेजर्स हैं, टेजर्स का बाज़ औक़ात उनका जो वोल्ट होता है वो ज़्यादा होता है, वो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप करेंगे तो उसमें बिल्कुल पुलिस जो है वो विक्टिम में और जो एक कल्प्रिट होगा उसके अंदर हम ज़रूर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ इस्तेमाल की गई है। लेकिन ये है कि ये तो ज़रा एक नेक्स्ट लेवल, ज़रा ज़्यादा सीरियस किस्म की हरासमेंट है। लेकिन हम जिस हरासमेंट की बात अभी हम चाह रहे हैं कि बस में है कोई लड़की किसी को टच किया तो वो लड़की टेजर का इस्तेमाल करेगी या? आई एग्री कि आपको सिचुएशन देखनी है, हर सिचुएशन इतनी सेफ नहीं होती कि उसी वक्त किसी किस्म का रिस्पॉन्स दिया जाए। कभी कभार जो हम कह रहे हैं खामोशी अगर नहीं भी तो फिर कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीके से आपको मूव करना होता है। सबसे पहला स्मार्ट तरीका हम ये कहते हैं इवन साइकोलॉजिकली कि मेक इट नोन टू द पीपल। शोर मचाएं। हाँ, अगर आप शोर नहीं भी बचा रहे, आप इस तरह से ऑब्वियस कर दें अपनी जगह चेंज करके या लुक से या डिस्कम्फर्ट को बार बार शो करके कि बाकी 2-3 जो लोग हैं उधर अराउंड उन्हें पता चल जाए। उससे जो भी परपेट्रेटर है वो थोड़ा सा अलार्म हो जाएगा और मे बी नेक्स्ट मूव या कंटिन्यूड मूव ये ना करे। सही। इसके अलावा अगर आप इतने सिक्योर हैं तो फिर आप जरूर शोर मचाएं, या फिर आप अगर बिल्कुल तन्हा हैं तो फिर आप शोर मचाएं कि कहीं से आप अट्रैक्ट कर लें या फिर ये इस्तेमाल कर लें जो आपके पास, अगर या फिर जो आप कह रही हैं बहुत लेवल अगर नेक्स्ट चला जाए देन पेपर स्प्रेज यस यू, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बाय करना होता है भागने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, समीउल्लाह साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह बात कर रहा हूं जी जनाब, मंडी बहावलदीन से। सर जी सर फरमाइए।
सर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये हरासमेंट के बारे में प्रोग्राम शुरू किया है। तो कभी आपने देखा किसी को करते हुए? जी सर, पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि हम जब अपने माशरे में ये सुनते हैं कि आज किसी की बच्ची को हरासा किया गया, आज फलां की बच्ची को, आज बच्चों को हरासा किया गया है। एज अ मुस्लिम हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा काम बनता है हम दूसरों को सबक दें। हम एज अ मुस्लिम ये काम करेंगे तो आउट कंट्री वाले गैर मुस्लिम तो कुछ सबक नहीं सीख सकेंगे। अच्छा, कभी मुझे एक बात बताइएगा, कभी आपके किसी जानने वाली खातून ने या किसी घर की खातून ने, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी किसी ने बताया कि कुछ इस तरह का मामला हुआ है? नहीं, मेरी फैमिली मेंबर में कभी ऐसा नहीं हुआ। अदरवाइज अखबार में देखते रहते हैं। आई थिंक मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था, मैं बहावलपुर से जा रहा था डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन, तो लाहौर मैंने स्टे किया। वहाँ से मैंने दूसरी गाड़ी पे बैठना था। वहाँ मेरे साथ ये थोड़ा इशू बना था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा सेव किया वहाँ पे। वो क्या था इशू, अगर आप बता सकें? जी, वो क्या इशू था, अगर आप बता सकें हमें मुख्तसरन? ये बादामी बाग है ना, वहाँ पे ये जो मालिश वगैरह करते हैं लोग, ये जो इनमें ये ज्यादा हरकत की पाई जाती है, वो ही थे ऐसे। फिर मैंने वहाँ से जगह चेंज की। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थोड़ा रश वाली साइड पर आ गया। और मैं आई थिंक अपनी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक इस्लामी कानून नाफज कर दें। देखो, इस्लाम सिंपल है। अगर आप किसी की बच्ची को इज्जत निगाह से नहीं देख सकते, आप उसको सजा देते हैं, आप उसको इस्लाम के मुताबिक सजा दें, तो ये सारा मसला ही हल हो जाए। सजा जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए, मर्दों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आदमी है ही, मतलब जी जी जी। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप लोग बात, नाजिम साहब हैं इस्लामाबाद से, ताकि फिर गुफ्तगू की तरफ आए। जी नाजिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। सर, मैं आपका टॉपिक देख रहा था, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं इस पे बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के साथ एक दफ़ा ये इंसिडेंट हुआ था। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो इस्लामाबाद में लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए जो हाईएस्ट चलती हैं यहाँ पे लोकल, वहाँ पे जो ड्राइवर के साथ कंडक्टर होता है उसने टच किया था, बदतमीजी की थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? मेरी वाइफ ने 15 पे कंप्लेन की थी और बहुत इमीडिएट एक्शन लिया था 15 ने। मैं इस्लामाबाद पुलिस को सराहना चाहता हूँ इस चीज़ पे। उन्होंने बहुत इमीडिएट उसको रोका और उसको कंप्लेन उन्होंने उसकी फाइल कर ली इसकी फौरन। चलिए, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कितनी सजाएं होती हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ केसेस ऐसे हैं जिसमें सजा होती है और सजा इसकी है क्या? देखें, जो हरासमेंट का एक हमारे पास सेक्शन है, पीनल सेक्शन है, HS 509, उसके तहत 3 साल और फाइन, ये सजाए मैक्सिमम। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो डेली कम्यूटर्स हैं, जो ख़वातीन वर्क प्लेसेस पे जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती हैं, उनके पास नंबर होना चाहिए पुलिस का। 15 भी है, हमारी हेल्पलाइन 1715 भी है, जो कि IG कंप्लेन हमारा है। जैसा कि अभी आपके कॉलर ने भी बताया कि पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। अगर कोई ऐसी कंप्लेनेंट है जो कि डिस्क्रीटली चाहती है कि वो पब्लिकली नहीं बताना चाहती, तब भी हमारे पास फीमेल ऑफिसर्स हैं, हमारा जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट है। और रिसेंटली अभी हमारे प्रेजेंट IG डॉक्टर अकबर नासिर खान ने एक नया वुमेन पुलिस स्टेशन भी इनॉग्रेट किया है G7 के अंदर। अच्छा। जो कि स्पेसिफिक होगा फीमेल्स के लिए, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटी होगी, और उसमें फीमेल कंप्लेनेंट्स वुड फील कंफर्टेबल। जो मेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है ओपन अप होने में, वहाँ हमारी फीमेल ऑफिसर्स होंगी, पूरे का पूरा स्टाफ फीमेल होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वो इनिशिएटिव्स हैं, वो चीज़ें हैं जिससे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हरासमेंट के केसेस को कम किया जाए। सही। अच्छा, अब ये प्रूफ जो है, जाहिर है कानून में किसी पे इल्ज़ाम लगाना या किसी के को अप्रहेंड करके उस पर वो सबूत दिखा के कहना कि अब तुम्हें हम गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी है, ये किस तरह होता है? वो प्रूफ किस तरह? एविडेंस हमेशा तो कैमरे नहीं होंगे, हर जगह शायद CCTV भी ना हो, कहीं कैमरा ख़राब भी हो सकता है, और हो सकता है कहीं किसी लड़की ने वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड की हो, लेकिन सबके पास नहीं होता। वो ऐसी पैनिक में होती हैं कि ना वो मोबाइल की तरफ देखती हैं, ना वो पेपर स्प्रे निकाल सकती है, बस वो कहती है निकलें इस जगह से। तो वो प्रूफ किस तरह होता है फिर? देखिए मैडम, तहकीकात वगैरह का जी मैडम, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। हमारे पास जब भी मैडम केसेस आते हैं हरासमेंट के, हम उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते हैं। एक खातून एक रैंडमली एक बंदे को क्यों पॉइंट आउट करेगी? मैक्सिमम केसेस जेन्युइन केसेस होते हैं, हम विक्टिम की स्टेटमेंट को ट्रस्ट भी करते हैं, उस पर एक्शन भी लेते हैं। बड़ा रेयर होता है कि कोई किसी का एनमिटी होती है, कोई किसी को ट्रैप करना चाहते हैं, बड़ा रेयर होता है। लेकिन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, कि आप उसको देखें कि अगर कोई विक्टिम आपके पास आ रहा है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हम वैसे ही असेस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम केसेस आर जेन्युइन केसेस,
हमें पता चल जाता है कि जेन्युइनली इसके साथ हरासमेंट हुई है। एक रैंडमली क्योंकि इसमें ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ख़वातीन के पास पावर भी तो आ जाती है ना, मतलब मैं किसी भी शख्स के साथ अपनी दुश्मनी निकालना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। ये एक ऐसा इसके अंदर एक इशू है जिसको मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आप लोग जज करते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर एक थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ फियर मर्दों के लिए खामोखा आ जाता है कि अगर किसी खातून ने कह दिया और कोई वजह थी या नहीं थी तो ये प्रॉब्लम भी बन सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब रिसेंटली एक केस हुआ था, मारगला रेप केस हुआ था, बड़ा उसको हाईलाइट हुई जी। उसमें फिर बाद में ये पता चला कि वो उसको ट्रैप किया गया था। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पुलिस उसको इवेंचुअली पता चल जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी निभा रहा है और उसको कोई ट्रैप करना चाहता है तो हमें इवेंचुअली पता चल जाता है और उसके बाद हम उसके अगेंस्ट प्रोसीड भी करते हैं। अगर वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहे कि जिसने मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की है, हम उसका भी कानून हाई प्रोफाइल केसेस भी ऐसे देखे हैं जी, हरासगी का इल्जाम और साबित नहीं हो सकता। बिल्कुल याहिया साहब हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों को सलाम हो। और अवैस भाई, आप हमेशा ऐसे मैटर्स को बड़ा सीरियसली टेकअप करते हैं। मेरी नज़र में देखिए इसके दो पहलू हैं, एक तो कानूनी पहलू है, एक इखलाकी पहलू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो इखलाकी पहलू भी बड़ा खराब होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि माशरे में जो तो तबलीग कर रहे हैं ना, जो मस्जिदों से हमें मस्जिदों के अंदर आके हमें समझाते हैं, मस्जिदों के बाहर समझाते हैं, तो उनको चाहिए कि कुछ बाहर निकल के ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करें और वर्किंग करें ताकि उनकी तबलीग प्रॉपर हो सके। अच्छा, मैं याया भाई इसमें बाकियों को भी शामिल कर लूँ ना, स्कूल कॉलेजों में भी यही तबलीग टीचरों की तरफ से होनी चाहिए, घरों में माँ बाप की तरफ से ये तबलीग होनी चाहिए। यही कह रहा हूँ। देखिए ये तो इखलाकी पहलू मैं बता तो रहा हूँ, ये तो आप घर से शुरू करेंगे ना। मैं अगर अपने बच्चे को समझाऊंगा, अपने बेटे को समझाऊंगा, तभी तो आगे बढ़ेगी। लेकिन अवैस भाई एक पहलू इसका ये है, एक पहलू ये है कि देखें जो मुझे अफसोस ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पहले साइकोपैथ नहीं थे, अब साइकोपैथ पैदा होते जा रहे हैं जैसे बाहर होते हैं। ये साइकोपैथ लोगों की ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आप ऐसे किसी बंदे को पकड़े तो उससे देखें कि उसके अंदर उसने ऐसा किया क्यों है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी कराने की कोशिश करें और माशरे को बताएं कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कराची में वैसे इस तरह के कितने वाकयात होते हैं और आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस है? पता क्या होता है कि ये तो एक तो सबसे पहली बात है कि जो आप लड़कियों में अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली हो कि वो आपको बता सकें। बेचारी लड़की शर्म के बारे में बताती नहीं है ना, जब वो बताएंगी नहीं, आप फ्रेंडली नहीं होंगे तो किस तरह ये चीजें चलेंगी। तो इस टैबू को तोड़ने की जरूरत है, मेरा कहना ये। थैंक यू। बिल्कुल सही। क्यों नहीं होते माँ बाप इतने फ्रेंडली, या क्या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या वो डर होता है, या क्या प्रॉब्लम क्या है? माँ बाप क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाते बेटी से अपनी? इसको ना किसी हिजाब, शर्म, मज़हब, इस ज़ुमरे में आके इन टॉपिक्स को कभी डिस्कस नहीं किया जाता, जबकि इसी ज़ुमरे में आके इनको ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। आपका हिजाब बरकरार रहे, आप शर्म हया को ईज़िली इंटैक्ट रख के आप बाहर निकल सकें, सारा कुछ कर सकें। जो मैंने पहले भी पॉइंट रेस करना चाह रही थी कि इसको ईव टीजिंग कहा जाता है, जो इंटरनेशनली अब इसको कॉल आउट किया जा रहा है कि उसमें भी जिम्मेदारी आप ईव पे डाल रहे हैं। नहीं, ईव टीजिंग का मतलब है ईव को टीज किया गया। नहीं, जो ईव टीजिंग का सारा है कि जो जिम्मेदारी है वो ईव पे आ रही है, आप ईव को इससे निकालें, आप लेके आए। आप टीजिंग कह लें, इट इज नॉट ईव। देखिए, क्योंकि अभी उन्होंने कहा मर्दों पे भी ये होता है। आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब वो फेयर ले रहे होते हैं तो हाथ को टच करते हुए लेंगे, वापस देंगे तो कोशिश होगी कि टच हो जाए। या गुजरते हुए हम बात कर रहे थे, आप माशाल्लाह जैसे वर्ड को टीजिंग में डाल सकते हैं, तो आप जैसे ईव टीजिंग है कि नहीं भाई ये माशाल्लाह तो एक पॉजिटिव वर्ड है, हरकत हमें तो पता है ना, दिल में तो पता है कि हमने माशाल्लाह क्यों कहा है। अब ये चीजें देखनी होती हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि जो है ना एविडेंस देखी जाती है कि सिचुएशनली क्या है, वरना कोई कहे जी मुझे माशाल्लाह कहा है, अब ये कौन सा एविडेंस है? लेकिन जब आप बताएंगे कि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, हमने इनसिक्योर फील किया है, उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा तरबियत करें। कोई माँ बाप तो ऐसे नहीं है मेरा ख्याल है जिसने बेटे को ये ना कहा हो कि यार तमीज से बाहर फिरना, तुम लड़की की तरफ मत देखना। कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे, कोई टीचर शायद ऐसा नहीं होगा, बहुत ही कम, मतलब रेयर केसेस होंगे जिसमें वो कहेंगे हाँ भाई तो फिर किया ऐसा कोई काम किया जो इसको इनकरेज करेगा। तो ये चीज मतलब तरबियत तो हो रही है, नहीं, प्रॉब्लम कहाँ तरबियत नहीं हो रही है, तरबियत नहीं हो रही है। मैं बहुत छोटे से यूं स्टार्ट करूंगी कि मैंने छोटे बच्चों की मदर्स को देखा है कि वो पैम्पर चेंज कर देती हैं छोटे बहन भाइयों के सामने। नहीं, आप जैसे ही उन्हें ये बताएंगे कि मैंने पैम्पर चेंज करना है, आप आंखों पे हाथ रख लें, अगर इतना छोटा बच्चा है कि उसे पास ही रखना है दूसरे को, या आप टर्न अराउंड, या आप कहें कि जी
जब आप बच्चों के कपड़े चेंज करा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ओके मैं आपको हेल्प करती हूँ, मामा कह रही हैं, लेकिन मैं आंखें बंद कर रही हूँ आपकी ये जो तरबियत है ना, इसमें कमी है। आप अक्सर देखेंगे कि बड़े बिल्कुल इस बात का एहतियात नहीं करते कि कोई एडल्ट टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है और बच्चे कमरे में मौजूद हैं, तो आप उनकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये तरबियत में नहीं आ रहा। और जब व्हेन दे कम ऑफ एज, प्यूबर्टी और उसमें, तो आप खुल के इन टॉपिक्स को डिस्कस कीजिए। बिल्कुल सही है। नौशरवान साहब, सजाओं के हवाले से मैं पिछले दिनों एक खबर पढ़ रही थी कि बरतानिया में एक ट्रेन में एक औरत को हरास किया गया। उस बंदे को ट्रेन से निकलने से पहले ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ा और फिर उसका केस जो भी चला, और उसकी सज़ा क्या हुई? अब सज़ा सिर्फ जेल और फाइन नहीं हुआ, सज़ा उसका सोशल बॉयकॉट भी हुआ। उन्होंने उस पर अगले 10 साल के लिए पाबंदी लगाई और वो मॉनिटर्ड होगा। उसको ये कहा जाए रहा है, उन मुआशरों में तो खुला है ना कि आप लड़की से बात करें, मिलें, बैठें, फिर आगे मरासिम आप लोगों के बढ़ें। उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी, तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, तुम किसी को अनवांटेड तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते अनलेस शी एक्सप्रेसेस एंड शी वांट्स टू टॉक टू यू। ये जो सोशल बॉयकॉट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यहाँ सजाओं में क्या नहीं लाया जा सकता कि उसके साथ कोई कारोबार ना करे? मिसाल के तौर पे उसको कर्जा ना दें आप अगले 5 सालों के लिए, उसके घर वाले, मतलब जाहिर है उसके अब दोस्त भी जो बंदा है, हाँ, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना चढ़ सके, उसका कोई ऐसा ब्लैक कार्ड उसको इशू हो जाए कि वो नादरा में हो, पासपोर्ट लेते हुए वो जाए, वीजा अप्लाई करे, ये चीज़ वहाँ पर अपेयर हो, मतलब उसको प्रेशर फील हो अपने ऊपर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और सो। ये मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। एक तो कानूनी कार्रवाई होती है उसके अगेंस्ट। सेकेंडली ये होता है कि जो हैरेसर्स होते हैं, जो कि जेन्युइन एक हैबिचुअल हैरेसर्स हैं, उनकी हम नेमिंग एंड शेमिंग करते हैं। वो जो नेमिंग और शेमिंग है, वो वही सब चीज़ें हैं जो कि जिनका आपने जिक्र किया। उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगह पे उसकी तस्वीरें लगाई जाती हैं, पब्लिक प्लेस पर उसकी तस्वीरें डिस्प्ले की जाती हैं, उसकी फैमिली का उसके ऊपर प्रेशर होता है। फिर देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के ऊपर FIR हो जाए एंड देन ही विल बी स्कॉट फ्री। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है। अब जहां भी जाएगा पुलिस क्लियरेंस उसको चाहिए, उसके रिकॉर्ड में आएगा। बाहर ट्रैवल करेगा, उसके रिकॉर्ड में आएगा। किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करेगा, किसी जगह रिश्ते के लिए अप्लाई करेगा, वो चेक करेंगे, पीछे से उसका रिकॉर्ड आएगा। अब रिकॉर्ड में अगर ये लिखा हुआ कि ये हैरेसमेंट के केस में गया है और उसके अंदर इसको सजा हुई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुआशरा उसको किस तरह से देखेगा। सही। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो हैरेसमेंट है, ये किसी टिपिकल सोशल क्लास को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ये हर सोशल स्टेटा में ये चीज़ है। लोअर क्लास हो, हायर क्लास हो, फाइनेंशियली बेहतर क्लास हो, वहाँ भी हमारे पास विक्टिम्स आते हैं। तो ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल डिफरेंसेस ये चीज़ है। उस पर आप रिपोर्ट करें, पुलिस उसमें आपकी मदद करेगी, उस पर हम एक्शन लेंगे। खामोश नहीं रहना, खामोश रहना शुड नेवर बी एन ऑप्शन। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई फरमाइए, क्या कहेंगे? मैं प्रेमकोट नत्ता आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सर, हाँ, हमारे गांव में एक लेडीज को उस एक बंदे ने मार दिया, बहुत मतलब डंडे से, उसके बाद लाते वगैरह मार दी। फिर उसके बाद जब वो जिरका कचहरी की क्या होता है ना, वो आके बैठ के वो कह रहे कि गलती लेडीज की, जबकि वो बंदे ने लाते भी मार दी, 2-3 डंडे भी मार दिए। अब जिरका आ गया, जिरके ने रात को काम खत्म कर दिया कि भाई ये लेडीज की गलती है, जबकि कानून मौजूद है सर। ये जिरका कचहरी जो होती है ना, ये जो मसला खराब कर देता है। अब उसकी टांगों में भी उस बंदे ने लाते मार दी और 3 डंडे भी मार दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ये भी एक ज़ाहिर है एक अलग इसका एस्पेक्ट है। दो वो हैं देखने के तरीके। कुछ लोग जिरगे को सपोर्ट भी करते हैं और कई जिरगों से फैसले बड़े सॉलिड भी आते हैं। पंजाब पुलिस ने तो जिरगों का निजाम जो है वो शुरू भी किया है कि थाने की सतह पे जिरगा होगा, जूरी जिसको सेटल करेगा। नौशरवान साहब, उन्होंने कहा जिरगे के फैसले होते हैं वो खराब कर देते हैं। कुछ जगहों पर जिरगे अच्छे फैसले करते हैं, कुछ जगहों पर बुरे फैसले करते हैं। अब ये जो ज्यूरी सिस्टम है जिसमें इन दोनों सिस्टम्स को एमलगमेट किया है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में, ये कितना फ़ायदेमंद है और काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है? मैडम, जिरगे की जो प्रेडिक्विजिट है वो ये है कि दोनों पार्टीज एग्रीड हों। जिरगा बैठता ही तब है जब दोनों की तरफ से एक कंसेंट दिया जाता है कि जो जिरगे का जो भी फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे। तो पहली तो मैडम इसकी प्री कंडीशन ये है, अगर आप जिरगा नहीं चाहते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फोर्सफुली आप पे मुसल्लत करेगा। इसमें मैडम एक वे आउट मैं बता देता हूँ आपके शो से कि अगर किसी भी खातून को वायलेंस का सामना करना पड़े तो वो फौरी तौर पर मेडिकल करवा ले। अच्छा, मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि कल कोई भी फैसला हो जाए वो चीज़ स्टे करती है। मेडिकल के ऊपर बहुत सारी ऐसी दफात हैं जो कि पुलिस उनके ऊपर एक्शन ले लेती है। अगर आपका मेडिकल हो गया तो इट इज़ अ सॉलिड पीस ऑफ एविडेंस, इसको फिर आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। किसी भी जिरगा जो भी फैसला कर ले,
अगर आपके पास मेडिकल है तो उस पर FIR हो जाएगी। सही है। अच्छा, और जो बिल्कुल वो वाले जिरगे हैं जिनका कि पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के इलाकों में होते हैं, उनका क्या होता है फैसले का? अगर कोई ना मानना चाहे वो फैसले, तो क्या वो भी पुलिस के पास आके कह सकता है कि मुझे तो इसको सजा ही दिलवानी है, इन्होंने उसको लीनियंट तरीके से ट्रीट किया? बिल्कुल मैडम, जिरगा जो है वो तो एक पैरेलल एक सिस्टम है ना। अगर वहाँ किसी का मामला रिजॉल्व हो जाता है, गुड इनफ, नहीं होता तो जो लीगल रेमेडी है वो तो रहती है। जिरगे से ये नहीं होता कि आप कानूनी जो आपका एक रास्ता है वो बंद हो जाता है, वो हमेशा रहता है। अगर आप मुतमिन नहीं है तो आप कानूनी तौर पे आएँ, हम आपकी हेल्प करेंगे। सही। अच्छा, फाइनली तस्मीरा साहबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने एक बात की कि भाई वो माशाल्लाह कहना जो है वो भी एक हरासमेंट हो जाता है, ठीक है, और कौन कौन सी फॉर्म्स हैं या कैसे प्रैक्टिकली किस तरह हरासमेंट होती है? ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। लोग आपके पास आते हैं और वो करती हैं एक्सप्रेस। कहना भी एक अगले दर्जे का है, घूरना वो तो अब नेशनल कैरेक्टर है ना, मतलब बिल्कुल हमारा घूरना तक हैरेसमेंट की फॉर्म है। कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे किसी को अनकंफर्टेबल कर ले। काफ़ी दफ़ा ये करते हैं लोग, फीमेल टीचर्स होती हैं और अगर वो मेल स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं तो फिर वो आवाज़ें निकालते हैं और पता भी नहीं चलता। दैट इज़ ऑल्सो हैरेसमेंट। ठीक है, अगर किसी को आप अनकंफर्टेबल कर रहे हैं किसी भी फॉर्म से, आवाज़ निकाल के, घूर के या अपने साथ कुछ करके, यानी आप अपने कपड़ों को ख़ास तरीके से छेड़ सकते हैं या कोई ख़ास आवाज़ निकाल सकते हैं खुद ही, लेकिन उससे दूसरा अनकंफर्टेबल हो रहा है, दैट इज़ हरासमेंट। बाकी तो आपको पता है कि वेदर इट बी पिंचिंग, टचिंग, कॉलिंग नेम्स, इस तरह की सारी चीज़ें, फॉलोइंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गियर चेंज करते हुए हाथ लगा देना, गियर चेंज करते हुए हाथ लगा देना। मतलब वन ऑफ माय पेशेंट्स, उसने वहां से खुरचते खुरचते अनकॉन्शियसली अपने आप को वो जख्म बना दिया और जख्म को हील नहीं होने देती थी। इस तरह के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं और करने वाले को लगता है किया क्या है, गियर चेंज किया है और हाथ रख गया। नहीं, आप इतने केयरफुली चेंज करेंगे, एक तो एक की सीट पे दो को नहीं बिठाएंगे और इतने केयरफुली जरूर करेंगे कि आप नहीं टच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। क्विकली सिर्फ एक चीज़, मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें लेना जो होता है, अक्सर बैठे हुए हैं ऐसे। जी बिल्कुल। अब मैं नहीं कह सकती कि वो ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि वो ले रहा है, तो इसमें हमारे कोई कानून में है शेख तस्वीर लेना, वीडियो बनाना बगैर कंसेंट के? बिल्कुल मैडम, वो खातून हमें रिपोर्ट करे, जो विक्टिम है जिसको लग रहा है। हमने इस तरह के केसेस किए हैं, हमने वो सेलफोन बाकायदा चेक करवाया उनको, और अगर उसमें कोई इस तरह की तस्वीर थी तो उसके खिलाफ हमने प्रोसीड भी किया है। लेकिन अगेन इसमें विक्टिम के ऊपर डिपेंड करता है। विक्टिम रिपोर्ट करे, और रिपोर्ट जब करेंगे, देखें इससे हो सकता है कि आपका मामला आप प्रोसीड ना करना चाहें, लेकिन अगर उसने फ्यूचर में किसी को हरास करना है तो उसके जहन में ये ज़रूर है कि पुलिस बुलाएगी, फिर पुलिस जो है फिर इस तरह के लोगों के साथ कोई बड़ा अच्छा रवैया तो नहीं होता, तो वो उनको याद रहता है। तो आप ज़रूर रिपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि तरबियत की, हिफाजत की, रिपोर्टिंग की और इंसानियत की, इन तमाम चीज़ों में बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर्वे का रिजल्ट आपको बता देते हैं। एक सवाल था कि जी क्या आपको कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरास किया गया? 34% लोग कहते हैं हाँ, 66% कह रहे हैं कि नहीं। चलें, अच्छी बात है। अगर आपको नहीं किया गया, कितने हमारे आए हैं जी, तो हमारे पास जो है वो कम वोट्स आए हैं, लेकिन ये कि हम ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस 34% लोगों ने इधर आकर एक्सपीरियंस का अपने शेयर कर दिया, ठीक है, वरना आप किसी से भी बात करें आपको पता लग जाता है। फिर क्या पाकिस्तान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ख़वातीन के लिए महफूज है? 23% कहते हैं हाँ और 77% कहते हैं नहीं। तो महफूज नहीं है जब भी लोग ये बात कर रहे हैं। बहरहाल ये हमारा सर्वे था और इस तरह के टॉपिक्स पर हम बात करते रहेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इंडोनेशिया एक बरादर इस्लामी मुल्क है और मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया में है। आज यानी कि 17 अगस्त को इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। एडम टोगियो साहब, हिज एक्सीलेंसी, जो कि एम्बेसडर हैं इंडोनेशिया के पाकिस्तान में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you for coming. Thank you for joining us. Congratulations. Very happy independence to you. Thank you so very much, always, and Tanziba. Thank you. So we read a lot about independence of Pakistan, obviously, but this is the same month. Can you tell us about the independence struggle and the history of independence of Indonesia? Well, the same. I think we were
under Dutch colonial at that time, and interrupted by Japanese for a short period of time, like 3.5 years during preceding to the World War II. And I think on August, the founding fathers of Indonesia, President Sukarno, then proclaimed our independence. That was on the 95, but the stories actually went because the Dutch went back to Indonesia, wants to retake the control. So until 50s, actually, there is still war of fightings between Indonesia, the newly independence of Indonesia, with the Dutch, and in some segment of our histories, that's the roles of Pakistan at that time. The roles of 600 of soldier Muslims soldier from India at that time, who were sent by the British to wants to help the Dutch to retake the Indonesias, but Quaid Azams make very clear instructions that the same Muslims brothers should be hand in hand in fighting the colonial. So alhamdulillah, but we treasures our bonds, our histories, and as I mentioned to you when we celebrate Golden Jubilee in 1995, we awarded the highest civilian award to Quaid Azams, and also to the living Pakistani soldier. Highest Indonesian Civil Award to Quaid Azam, mashallah, great. Bilkul. Acha, what are the collaborative efforts and how are they helping people in the communities here in Pakistan? What are the collaborative efforts between Indonesia and Pakistan? Yeah, we've been focusing on two things actually, because we believe our political collaborations already have a strong foundations. Now I'm focusing on the economic diplomacies and the building of, strengthening the cultural bonds between people to people of the two countries. On the economic front, I think the two countries also, if you look at the statistic, compare the situations like 10 years ago, we saw the graphic trajectory is positive. The values increasing after we concluded the preferential trade agreements on 2013, and last year's we reached 4.2 billion US dollars. It's a huge number, especially if we compare the situations before we concluded the PTAs. Now we want to expand it further because we see a lot of potentials in terms of trade between the two countries. If you look at once again the items, we are focusing, we export mostly on palm oil and coal, but other than that, probably only less than 20%. So we need to diversify. Likewise, we buy product from Pakistan also, mostly on agricultures and I guess to some extent leather products, which we believe there's a lot of potential. For instance, garment. People in the world knows that the best garment producer is Pakistan. If you want to find a good quality of garment, then Pakistan's. But some raw materials may come from Indonesia, like the vinyls, the cotton. So why not we team up? Now we have a lot of a market, niche market. For instance, the anti-scratch garment for military, or anti-fire garment for firefighters, or even for medical health professionals, they have also antibacterial as a garment. So I think all those probably in terms of the market is not big, but the player is very limited. So I think that's something that the two countries needs to work together. Right, but can we talk about and do something about the educational collaborations between the two countries in the field of education, like Pakistan has Pak Tur schools, so it is a collaborative effort between Pakistan and Turkey. So can we not have such a thing with Indonesia? Well, thanks for raising this issue, Ziva. I think education, that's the second part. The second actually, the second priority for me here in Pakistan. I see the last 3 years, once again, there is a lot of interest from Pakistani students to studies to Asia. I know that Pakistan, they want to study usually to Europe and or the US, USA. but nowadays more and more students come to
Asia. China, Japan, and Indonesia. And this is good news I would like to share with you. In the last 3 years, the government of Indonesia provided fully funded scholarship supported by the governments and private universities in Indonesia. There's a lot of fully funded scholarship. And in the last 3 years, you know what? The biggest recipients went to Pakistani students. Of the scholarships. So this is some things that, I'm really happy to, to see. And in fact, last week on Friday, we worked together with one of the institutions in the UK to offer dual degree programs also for Pakistani students to study part in Indonesia and part in the UK. This is fully funded scholarship. So I would encourage students in Pakistan, please look at please go through the Indonesian website to seek possibilities of the scholarship provided by the government in Indonesia. So because we believe if we invest on education, this is we invest for futures bilateral relations. Absolutely. But if someone wants to go to Indonesia, which subject domains should he or she choose? Well, we offer all, the majors of all departments are available for scholarship in Indonesia. Although I understand that usually students from Pakistan, they are interested to enroll in engineering and the economy, and some takes also international relations. But we offer also for medical studies also. Like I think science and non-science, we offer those because the several universities, the best university in Indonesia, who offer scholarship for Pakistani students also on the science. Okay. So this is something that we once again we are promoting, and we are very happy to see the positive response that we get from Pakistani students. Okay. Another thing that can improve the ties between any country is the language. But Indonesian language and Urdu language, are there any similarities between these two languages, and are we doing any collaboration in this domain? Yeah, you're right. I think learning languages is very important once again to make us closer. And in fact, there are some language which Pakistan and Indonesia share a lot in common. Like I think the influence of Arabic. Yes, on both the languages. Or, how do you call it? I forget. There was several words in Arabic which now also part of the Indonesia, which I believe in Pakistan is also already been absorbed, like the kursi, chairs. In Indonesia we call it this chairs. I mean kursi, but like peci, I don't know. Peci. We call it the jinnah cap, the famous jinnah cap. We call it also peci, but the people in Indonesia, we use the jinnah caps. Yeah, although in Pakistan it's probably getting lost the popularities of jinnah caps, but still in Indonesia, people in Indonesia, they wear the jinnah cap. So this is a very interesting discussion, but obviously we are short of time. But one important message that you have given us is people in Indonesia, they use jinnah caps while we are not using these jinnah caps. तो हमें भी जिना कैप जो है उसकी तरफ जरा दोबारा जाना चाहिए. इंडोनेशिया अब मैं तो पहन नहीं सकती, तो कुछ तुम ही अपनी अदाओं पे गौर करो. अच्छा जी, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो आप भी कुछ अदाओं पे गौर करें. Thank you very much. RM Togio, the ambassador of Indonesia in Pakistan, हमारे साथ मौजूद थे. इंडोनेशिया के कौमी दिन पर बात हो रही थी. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे